नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में ड्रग को लेकर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जिस हिसाब से सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है भारत और चीन के बीच, ऐसे में भारत को इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की काफी जरूरत मानी जा रही है। ऐसे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कई तरीके के इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स का निर्माण कर रही है और अगले साल तक सेना को करीबन 156 उन्नत ICVs यानी कि इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स मिल जाएंगे और फैक्ट्री इसमें तेजी से काम भी कर रही है। आपको बता दें कि ये इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स मेन बैटल टैंक से काफी अलग तरीके से कार्य करते हैं, जिनकी भूमिका ऑन बोर्ड वेपन्स की होती है। इन वाहनों का इस्तेमाल लाइट टैंक्स, कमांड एंड रिकॉन व्हीकल्स, वेपन्स कैरियर और एम्बुलेंस के तौर पर इन्हें तैनात किया जा सकता है। बोइविया मशीना पिखोटी यानी कि BMP 2x2 के ICV के लिए 1094 करोड़ का इंडेंट जून में रखा गया था, जबकि सेना को ऑलरेडी ICV सारथ मिल चुके हैं जो कि BMP 2 वाहन है। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में का एक अन्य वेरिएंट भी आया है जो कि उन्नत नेविगेशन सिस्टम, रेडियो सेट और डिजिटल केबल हॉर्नेस से लैस होगा। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेढक ने नाइट एम्बेलिमेंट के लिए एक नई परियोजना शुरू की है जिसका ट्रायल चल रहा है। अगर मिसाइलों को रात में फायर किया जाना है तो ICV को रात में सक्रिय बनाना होगा और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की मदद से किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम प्रणाली सारथ को रात में भी सटीक रूप से मिसाइल को दागने की क्षमता प्रदान करता है। अधिकारियों ने कहा कि अपग्रेडेशन पहले से निर्मित ICV के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है और आपको बता दें कि ये ICVs 98% स्वदेशी हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो DRDO को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि DRDO ने सुपरसोनिक स्टार सी स्कीमिंग टारगेट ड्रोन का निर्माण किया है जो कि भारतीय नौसेना के लिए है, बल्कि इसके अलावा इन्हें भारतीय वायुसेना के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO ने एक स्टार सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन को विकसित करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अंजाम दिया है जो सतह पर युद्धपोत क्रू की मदद करने में सक्षम है ताकि आने वाली सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों का पता लगाया जा सके और उन्हें खत्म किया जा सके। स्टार को फाइटर जेट्स या फिर सरफेस प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल जैसे कि मैंने बताया कि वायुसेना और सेना के एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा ट्रेन करने के लिए भी किया जा सकता है। स्टार पहले चरण में एक बूस्टर का उपयोग करेगा और फिर दूसरे चरण में लिक्विड फ्यूल रैमजेट यानी कि LFRJ इंजन की ओर बढ़ता है जो ध्वनि की गति से दोगुने से भी तेज गति से उड़ते हुए समुद्री स्पीकिंग क्रूज मिसाइलों का अनुसरण करता है और जो सतह से 12 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। इसके अलावा ये टारगेट ड्रोन सिमुलेट कर सकता है हाई एल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल्स अटैक को भी, जिन्हें कि 30,000 फीट की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। आपको बता दें कि इस स्टार को डिजाइन किया गया है नेवी शिप्स क्रू को अपने आप को बचाने के लिए, खास करके मॉडर्न एंटीशिप मिसाइल से जैसे कि फ्रेंच एक्सोसेट और चाइनीज एंटीशिप मिसाइल। स्टार वर्तमान में DRDO के द्वारा टनल टेस्टिंग पर चल रहा है और डिजाइन में इसके बदलाव किए गए हैं और उम्मीद ये है कि 2023 से 24 तक इसके प्रदर्शन परीक्षणों के लिए इसे तैयार किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार स्टार टारगेट ड्रोन को स्पिन ऑफ प्रोग्राम के तहत एंटी शिप मिसाइल बेस्ड के आधार पर एयरक्राफ्ट और शिप बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो CRPF को लेकर आ रही है। दरअसल भारत सीमा पर ही दुश्मनों से नहीं लड़ रहा, बल्कि भारत उग्रवादियों और नक्सलियों से भी लड़ रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि CRPF की 60वीं बटालियन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक विशेष खोज अभियान में सुरक्षा बलों ने 18 IEDs को बरामद किया है और उन्हें निष्क्रिय कर दिया है, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। यहाँ पर अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी DRDO को लेकर आ रही है। DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विचार को रक्षा क्षेत्र में लागू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भारत खुद को विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक होने के बजाय सबसे बड़े निर्यातक में बदल सकता है। आपको बता दें कि DRDO के चेयरमैन ने ऑनलाइन इंडिया फाउंडेशन डायलॉग 75 में कहा कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का विचार विकसित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कहा कि जब भारत के रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास उस खास हथियार या वेपन सिस्टम का डिजाइन, विकास और उत्पादन क्षमता होनी चाहिए जिसकी सेना को जरूरत है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो ITBP को लेकर आ रही है।
आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 291 जवानों को पुरस्कृत किया है। देसवाल ने 23 से 28 अगस्त तक सीमा का दौरा किया और बलों की चौकियों पर गए। इस दौरान उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों की प्रशंसा की। अधिकारियों ने बताया कि महानिदेशक ने जवानों का उत्साहवर्धन किया और सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। यही नहीं, अधिकारियों ने बताया कि देसवाल ने 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित आईटीबीपी की कुछ चौकियों का भी दौरा किया। आईटीबीपी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से क्षेत्र में तैनात 21 जवानों को वीरता पदक देने की अनुशंसा भी की है। दोस्तों, ये अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत चीन को लेकर आ रही है और आपको बता दें कि चीनी सैनिकों ने 5 भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश के विधायक ने एक ट्वीट करके दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सुबनसिरी जिले के नाचो से 5 लोगों को चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा अपहरण कर लिया गया। उन्होंने लिखा कि कुछ महीने पहले भी इस तरीके की घटना हुई थी। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट को पीएमओ को टैग कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों ने इन्हें तब अगवा किया जब ये लोग जंगल में शिकार के लिए गए थे। दोस्तों, वही अगली खबर की बात करते हैं तो वो सिक्किम को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 5 भारतीय नागरिकों को चीन ने गिरफ्तार किया और उनको अपने साथ ले गए। ऐसे में जो खबर आई वो अब चीन को एक सबक सिखाने वाली भी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत चीन के बीच गतिरोध जारी है, लेकिन इसके बावजूद देश के जवानों ने उत्तरी सिक्किम में चीनी नागरिकों को परेशानी देखकर अपना कर्तव्य निभाया। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक चीन के 3 नागरिक, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, 3 सितंबर को उत्तरी सिक्किम में 0 डिग्री तापमान के दौरान परेशानी में थे। करीबन 17,500 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम के पठार क्षेत्र में ये तीनों नागरिक रास्ता भटक गए थे। तब भारतीय जवानों ने उनकी मदद की। चीनी नागरिकों की जिंदगी को परेशान में देखकर भारतीय जवान तुरंत मदद के लिए पहुंच गए। 0 डिग्री से कम तापमान के कारण सभी की जान मुश्किल में आ गई थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें बचाने के लिए ऑक्सीजन, खाना और गर्म कपड़े सहित कई चिकित्सा सहायता की। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिकों ने उन्हें उनकी जगह तक पहुंचाने के लिए रास्ते के बारे में भी बताया। तो दोस्तों, भारतीय सेना अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती है और चीन को भारत का एक तरीके का जवाब है कि भारत उनके नागरिकों के लिए कितना सहनशील है, जबकि वो भारत के नागरिकों को पकड़ के ले गया है। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री की बैठक को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा पर तनाव को लेकर मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह के बीच बैठक हुई, जो करीबन 2.5 घंटे तक चली। इसके बाद फिर भी ड्रैगन ने अपनी पुरानी बात को दोहराया। इतना ही नहीं, चीन ने धमकी भरे लहजे से ये कहा कि चीनी सेना अपनी जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, यानी कि उसने पूरी तरीके से बात भारत के ऊपर दे दी। साथ ही चीन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत उन समझौतों का पालन करेगा जो दोनों देशों के बीच हुए हैं। चीन ने कहा कि भारत फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों पर नियंत्रण रखेगा, मौजूदा एलएसी पर किसी तरीके के उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करेगा, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे वहां का माहौल गर्म हो जाना और जानबूझकर सनसनी पैदा करने वाले सूचनाएं नहीं देगा। इसके बाद भारत ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। चीन के रक्षा मंत्रालय के जवाब में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा हालात में दोनों देशों के लिए बॉर्डर पर शांति और सहज माहौल रखने की जरूरत है। हमें सभी स्तर पर बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए, चाहे वो सैन्य वार्ता हो या फिर कूटनीतिक, और संवाद और संपर्क से बातचीत का हल करना होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना वीरों की सेना है, हर चुनौती के लिए हम सदैव तैयार है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। भारतीय सेना हर चुनौती के लिए सक्षम है, समर्थ है और प्रभावशाली भी है। आपको बता दें कि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को तेजी से हटाने पर जोर दिया। हालांकि चीन फिर से अपनी बात से मुकरता नजर आया और भारत को तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराने लगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने चीनी सेना के पैंगोंग झील के दक्षिण तट में यथास्थिति को बदलने के नए प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताई और वार्ता के माध्यम से गतिरोध के समाधान पर जोर दिया। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए विश्वास का माहौल, गैर आक्रामकता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति सम्मान तथा मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। दोस्तों, एक अगली खबर की बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ही लेकर आ रही है। आपको बता दें कि मॉस्को से वापस आते वक्त अचानक से राजनाथ सिंह ने ईरान का दौरा किया और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल चीन और पाकिस्तान मिलकर ईरान को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं। ऐसे में भारत की वहां पर जो योजनाएं चल रही हैं, यानी कि परियोजनाएं चल रही हैं, वो खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने तेहरान में अपने समकक्ष ईरानी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोस्तों, ये दौरा किस लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल इस पर चबहार के ऊपर बातचीत होनी है और जो कि ऑलरेडी भारत ने वहां पर काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है और बीच में भारत और ईरान का तनाव इस बात को लेकर आ गया था क्योंकि अमेरिका ने किसी भी देश को जो कि अमेरिका के साथ है वो ईरान की मदद ना करे। इस वजह से भारत को यहाँ पर पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसका फायदा चीन और पाकिस्तान उठाने में लग गए और यहाँ से भारत 2 फ्रंट पर युद्ध की तैयारी कर रहे चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अपनी कमर को भी कस सकता है।
ईरान को साथ कर भारत न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी तगड़ी चोट लगाने की तैयारी में है। चीन ने कुछ दिनों पहले ही ईरान के साथ अरबों डॉलर का सौदा किया था। इसमें न केवल रक्षा बल्कि व्यापार के क्षेत्र में भी कई बड़े समझौते हुए थे। ऐसे में अगर चीन के खिलाफ ईरान को मना लेता है भारत, तो ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। हालांकि ऐसा मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब इतना सारा पैसा चीन फेंक देता है किसी भी देश के आगे, तो शायद ही दूसरा देश उसके खिलाफ जाए, क्योंकि यहाँ पे ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो चुकी है और केवल वहाँ पर चीन उनकी मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि यहाँ पर भारत ने भी काफ़ी, जैसे कि मैंने बताया, कि इन्वेस्टमेंट कर रखी है, काफ़ी सारा पैसा भारत ने वहाँ पे लगा रखा है, जो कि ईरान के स्तर को बढ़ाने के लिए ही है और साथ ही भारत को वहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक बढ़त देने के लिए भी है। लेकिन बहरहाल अब इस मीटिंग के बाद क्या क्या पॉइंट्स पर बात निकल कर सामने आएगी, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो संबंधित कोई आपका प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।